हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन करेंगे रंगस्थलम। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10 और इसे 84% गूगल यूजर ने पसंद किया है। मूवी के लीड हीरो है रामचरण और यह मूवी की कहानी है रंगस्थलम गांव की, जहां पर दो भाई रहते हैं और गांव का प्रेसिडेंट सबसे खतरनाक इंसान होता है जिससे पूरा गांव डरता है। और पूरे गांव को प्रॉब्लम से निकालने के लिए एक भाई जो होता है वह प्रेसिडेंट बनना चाहता है। इसके बाद उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यही आपको मूवी में जानने को मिलेगा। जानने के लिए एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक आदमी होता है जो साइकिल लेकर वहां से जा रहा होता है। उसकी साइकिल की स्पीड से हमें पता चलता है कि वो घबराया हुआ है। और वह तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर कार में बैठता है और तभी अचानक से ट्रक वहां आकर उस कार को ठोक देता है जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहां पर जोर जोर से मदद मांग रहा होता है। इसी बीच वहां से ट्रैक्टर गुजरता है और वह उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकिंग करने पर बताते हैं कि यह आदमी कोमा में चला गया है। और इसी के साथ में हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो दरवाजे पर बैठकर इमोशनल हो जाता है और उस तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें उस आदमी का नाम बताया जाता है चिट्ठी बाबू होता है और वह रंगस्थलम गांव में रहता है। उसके गांव के पास एक झाड़ियों वाला जंगल होता है। जब वह वहां से गुजरता है हमेशा कुछ न कुछ उसे मिलता रहता है। इस बार उसे घड़ी मिलती है और वह उसे देखकर खुश हो जाता है और अपने साथ उसे रख लेता है। दूसरी तरफ हमें उसके इंजन को दिखाया जाता है जहां पर वह गांव वालों को पानी देता है, क्योंकि उसका पेशा यही होता है कि जिसे भी पानी की ज़रूरत होती है वह उससे मांगते हैं। उसकी एक प्रॉब्लम होती है कि वह सुन नहीं सकता, कोई भी उसे चिल्लाए लेकिन उससे कुछ सुनाई नहीं देता। इसकी वजह से वह हमेशा प्रॉब्लम में फंसता रहता है। चिट्टी बाबू का दोस्त होता महिसा, जो गांव की पूरी इन्फॉर्मेशन उसे शाम को अपनी जगह पे बैठकर उसे सुना देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रंगम्मा चाची, जिससे चिट्टी बाबू की अच्छी खासी फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि उसके पति दुबई में जॉब करते हैं और घर पर वह अकेली रहती है। रंगम्मा चाची हमेशा लोगों की मदद करती है और वह घड़ी उसे मिलती है तो वह उसे ही दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें खेतों में दिखाया जाता है कुछ किसान वहां पर काम कर रहे होते हैं और तभी वहां पर सेसु नायडू आ जाता है जो सोसाइटी का लीडर होता है। और वह बताता है कि तुम्हारा कर्जा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो जितनी भी फसल हुई है वह सब सोसाइटी जब्त कर रही है। वहाँ पर जो किसान होता है वह कहता है कि अभी मत लीजिए क्योंकि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, लेकिन सेसु नायडू नहीं मानता और उसका जो बेटा होता है वह गुस्से में आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो नदी पर सुबह सुबह पंडित जी नहाने जा रहे होते हैं और वहाँ पर उसी लड़के की लाश मिलती है। और जब उसे लेकर आते हैं तो सभी आसपास के गांव वाले भी वहाँ आ जाते हैं और उसके माता पिता रोने लग जाते हैं। और तभी गांव के प्रेसिडेंट की एंट्री होती है जिसका नाम फणिद्रा भूपति होता है। वह गांव का प्रेसिडेंट होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वही देखता है और वह उस किसान को कुछ पैसे देता है अंतिम संस्कार करने के लिए और चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें भूपति को दिखाया जाता है जहां पर पूरे गांव वाले उसके घर में आने से पहले चप्पल बाहर ही निकालते हैं, क्योंकि इतना खौफ उसका ज़्यादा होता है। भूपति हमेशा कोई भी पूजा पाठ करता रहता है और गांव वाले उससे हमेशा ही डरते रहते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चिट्ठी बाबू को, जो अपने भाई को लेने बस स्टेशन पहुंचता है। उसका भाई दुबई से लौट रहा होता है। उसका सामान लेकर वह कहता है कि भाई तुम मेरे लिए दुबई से क्या लेकर आए हैं, और उसका भाई बताता है कि चश्मा लेकर मैं आया हूँ। और इससे चिट्ठी बाबू बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें सेरू नायडू को दिखाया जाता है जो वहाँ के दूसरे किसान का घर खाली करवा रहे होता है। वह कहता है कि पैसे अभी बाकी है और रमेश उसके पैसे दे देता है। इसके बाद वह घर आता है, उसकी माँ उसकी आरती उतारती है और इसी के साथ में पूरे घर में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि उसका बेटा बहुत टाइम के बाद लौटा है। और रमेश के आते ही वह कहता है कि पद्मा से मिलने जाना है। पद्मा उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई कर रही होती है और वह उससे मिलते ही कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्दी शादी करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें इलेक्शन कमेटी के एक आदमी को दिखाया जाता है जो भूपति से मिलने आता है और भूपति उसके चप्पल फिर से उसे बाहर निकलवाता है और जब उसे चाय देता है तो उसे ही ग्लास धोने के लिए कहता है और वह पूरी तरह से उसको बेइज्जत करता है और वह कहता है कि इस गांव का प्रेसिडेंट मैं हूँ। जब वह गुस्से से बाहर निकलता है तो गांव वालों पर चिल्लाता है। वह कहता है कि तुम इस तरह से डरते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुमको प्रेसिडेंट पूरी तरह से खा जाएगा, तुम खोखले इंसान हो।
और यही सब हमें दिखाया जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें चिट्ठी बाबू को दिखाया जाता है जो सांप को ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पर वह महालक्ष्मी को देखता है और महालक्ष्मी को देखते ही वह पहली नज़र में प्यार हो जाता है। महालक्ष्मी उसे गालियाँ देती है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उसे लगता है कि वह कुछ अच्छा कह रही है और इसी के साथ में उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है और वह खुश हो जाता है। इसी के साथ में वह महालक्ष्मी का कहीं पर भी पीछा करता रहता है। दूसरी तरफ वह रंगम्मा चाची के पास बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर महालक्ष्मी पहुँचती है और वह कहती है कि मेरे खेतों में पानी देना है तो तुम कितने पैसे लोगे। तभी चिट्ठी बाबू उसे बताता है कि 1 घंटे के 50 रुपये और वह मान जाती है और इसी के साथ में अपना इंजन लेकर वह उसके खेत में पानी देने के लिए पहुंच जाता है। चूड़ियाँ खरीदनी है। तभी वहाँ पर जो काशी होता है वह वहाँ पर पहुँच जाता है और वह महालक्ष्मी को छेड़ देता है। इस वजह से महालक्ष्मी नाराज़ हो जाती है लेकिन हमें दिखाया जाता है कि चिट्ठी बाबू को कुछ समझ में ही नहीं आता लेकिन फिर भी वह उन लोगों से झगड़ा करने में लग जाता है और उन आदमियों को बुरी तरह से पीटता है। दूसरे दिन हमें चिट्ठी बाबू को पुल पर दिखाया जाता है जहाँ पर महालक्ष्मी उसे शादी की बात करती है लेकिन तभी वहाँ पर शेरू नायडू यानी सोसाइटी के आदमी आ जाते हैं और वह सुन लेते हैं लेकिन वह उनके साथ चला जाता है। तभी दुकान पर पहुँचने पर वह पूछता है कि वो क्या कर रही थी और तभी वह बताते हैं कि वह तुमसे शादी करना चाहती है और यह सुनते ही वह रात को महालक्ष्मी के घर पर पहुँच जाता है और महालक्ष्मी के घर वाले सभी जाग जाते हैं लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। इसकी वजह से वह महालक्ष्मी से बात कर रहा होता है तो तभी उसका पिताजी उसे बुरी तरह से घसीटते हुए बाहर निकलता है और महालक्ष्मी कहती कि मैं इसे प्यार नहीं करती। और नेक्स्ट सीन में हमें संपत राव नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सोसाइटी जमीन हड़प लेती है और इसकी वजह से वह पानी में जंप मार देता है यानी खुदकुशी करने की कोशिश करता है और यह देखते हुए उसे चिट्ठी बाबू बचा लेता है। और सब गांव वाले कहते हैं कि यह बहरा होने के बावजूद भी किस तरीके से इसने मदद की। यह सब कुछ महालक्ष्मी दूर से देख रही होती है और उसे पता चलता है कि चिट्ठी बाबू सुन नहीं सकते और इसी के साथ में वह उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन चिट्ठी बाबू को कुछ सुना ही नहीं देता और वह चली जाती है। दूसरी तरफ हमें रमेश को दिखाया जाता है जो चिट्ठी बाबू के साथ सोसाइटी पहुँचता है और महालक्ष्मी भी वहाँ पर पहुँचती है। वह पूरा हिसाब बताती है। वह कहती है कि मैंने 10,000 सोसाइटी से लिए लेकिन इन्होंने 20,000 बता रहे हैं, हिसाब में गड़बड़ी है। इसी बात से लेकर वह रमेश वहाँ के एक आदमी को पीट देता है। इसी की वजह से वहाँ गांव में पंचायत बिठाई जाती है। प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आ जाता है। प्रेसिडेंट महालक्ष्मी से पूछता है कि तुमने कितने पैसे लिए। महालक्ष्मी बताती है उसने 10,000 लिए लेकिन प्रेसिडेंट के डर से के कारण से उसके पिताजी कहते हैं कि मैंने 20,000 रुपये लिए हैं और मेरी बेटी के हिसाब में गड़बड़ी है। यही सुनते ही प्रेसिडेंट रमेश के ऊपर 20,000 का जुर्माना लगा देता है। इसकी वजह से उसके पापा डिप्रेशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें महिषा को दिखाया जाता है जहां पर वह उसके भाई यानी चिट्ठी बाबू को बताता है कि किस तरीके से शेरू नायडू और प्रेसिडेंट ने मिलकर तुम्हारे बाप पर 20,000 का जुर्माना ठोका है और यह सुनते ही वह गुस्से में आ जाता है और वह सीधा शेरू नायडू के पास पहुंचता है और वो जाते ही वहाँ पर उसे झगड़ा करने लग जाता है और वह बुरी तरह से उसे पीटता है। शेरू नायडू के बहुत सारे आदमी होते हैं, वह भी चिट्ठी बाबू पर अटैक करते हैं लेकिन चिट्ठी बाबू बुरी तरह से उसे गांव वालों के बीच में पीटता है और वो जब उसका भाई आ जाता है तो वो उसे छुड़ा कर ले जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चिट्ठी बाबू शराब की दुकान पर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर महालक्ष्मी आ जाती है। वह कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन वह गुस्से में होता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई को 20,000 रुपये देने पड़ रहे हैं और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वह उसे लेकर जा रही होती है कि महालक्ष्मी उसे किस करती है और जिससे वह कहता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर बुरी तरह से चिट्ठी बाबू को पुलिस वाला पीट रहा होता है। तभी उसका भाई प्रेसिडेंट के पास पहुँचता है और प्रेसिडेंट से कहता है कि सर माफ़ कर दीजिए और वह जल्दी में अपनी चप्पल लेकर अंदर आ जाता है लेकिन वह फिर से बाहर जाता है। चप्पल निकाल कर वह प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि उसके भाई चिट्ठी बाबू को छोड़ दे लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हारे भाई में बहुत चर्बी आ चुकी है, 2-3 दिन रहने दो, उसके बाद मैं उसे छोड़ा दूंगा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि 2 दिन के बाद चिट्ठी बाबू को छोड़ा जाता है।
और फिर इसी के साथ हमें रमेश को दिखाया जाता है जो अपने भाई को लेकर सीधा इलेक्शन कमेटी में, और वह कहता है कि मैं अपने गांव के लिए प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, और वह फॉर्म भर देता है। दूसरी तरफ हमें दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो चप्पल पहनकर वहां पर अंदर आ जाते हैं और वह प्रेसिडेंट को चैलेंज कर देता है और वह उसे उसके नाम से बुलाता है, फणिद्रा भूपति तैयार हो जाओ क्योंकि अब हम प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। यह कहते ही हमें भूपति को दिखाया जाता है जो बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि इसे अब कुछ न कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दक्षिणामूर्ति को दिखाया जाता है जिससे वह रमेश को कहता है कि मैं तुम्हें जरूर से सपोर्ट करूंगा क्योंकि तुम्हारे गांव के लोग सभी प्रेसिडेंट से डरते हैं। और कहानी प्रेजेंट में आता है और दक्षिणामूर्ति को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां पर चिट्ठी बाबू उसकी सेवा में लगे होते हैं। तभी डॉक्टर वहां पर आते हैं और वह बताते हैं कि यह पता नहीं कब तक होश में आएंगे और सब आस छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी चिट्ठी बाबू कहता है कि मैं किसी भी तरह से इन्हें बचाऊंगा। और हमें चिट्ठी बाबू को दिखाया जाता है जहां पर वो पूरी तरह से उनकी सेवा करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है जहां पर वह जंगल में महालक्ष्मी और दोनों मिल रहे होते हैं और तभी अचानक से वहां पर कोई चिल्ला रहा होता है। चिट्ठी बाबू जब उसके पास पहुंचता है तो वहां पर एक साधु होता है जो कहता है कि गांव में कुछ बेकार होने वाला है क्योंकि तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि तुम्हारे भाई ने प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भर दिया है। और हमें रमेश को दिखाया जाता है जो पद्मा से मिलने आते हैं और तभी भागते हुए उसका भाई चिट्ठी बाबू वहां पर आता है और वह कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को जो पूजा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें रमेश को दिखाया जाता है कि गांव वाले उसका कोई भी सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं और रमेश दक्षिणामूर्ति से मिलने आता है और वह बताता है किसी भी तरह से गांव वालों की मदद करो। तभी वह कलेक्टर को लेकर आता है और सोसाइटी में जो जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, वह सोसाइटी में जो भी गलत काम हो रहा होता है वह पूरा बताता है और इसी की वजह से गांव वाले उस पर पूरा ट्रस्ट करने लग जाते हैं। और तभी वह काशी के पास पहुंचता है और वह कहता है कि काशी तुम वार्ड मेंबर के लिए नामांकन कर दो क्योंकि तुम अगर आ गए तो गांव वाले सभी आ जाएंगे। यह देखते ही काशी उसकी बात पर राजी हो जाता है और वह वार्ड मेंबर के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि जब चिट्ठी बाबू रंगम्मा चाची से मिलने आता है तो रंगम्मा चाची उसे बताते हैं कि जिस तरीके से तुम्हारे भाई ने फॉर्म भरा था उस तरीके से मेरे पति ने भी प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भरा था। वह मदद करना चाहते थे लेकिन प्रेसिडेंट के आदमी ने उन्हें मार दिया और जो घड़ी तुम्हें मिली थी जंगल में वह घड़ी मेरे ही पति की थी क्योंकि मैंने देखते हुए उसे पहचान लिया था, लेकिन मैं पूरे गांव वालों को इसलिए नहीं बताती क्योंकि लोग मेरा फ़ायदा ना उठाए। यह सुनते ही चिट्ठी बाबू पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसने प्रेसिडेंट से पंगा तो ले लिया लेकिन उसके भाई को वह कभी भी मरवा सकता है और इसी से वह पूरी रात जागता रहता है और अपने भाई की रक्षा करता है। दूसरी तरफ हमें दक्षिणामूर्ति को दिखाया जाता है जो रंगस्थलम गांव में आते हैं। वह आते ही गांव वालों को पूरी तरह से स्पीच देते हैं और तभी अचानक से वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिसे देखकर चिट्ठी बाबू घबरा जाते हैं। और तभी वहां पर अचानक से एक आदमी ऊपर आता है और थैली में से कुछ निकालने की कोशिश करता है और चिट्ठी बाबू उसे पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से दक्षिणामूर्ति गिर जाते हैं और वह कहते हैं कि यह मेरा ही आदमी है। और इसी के साथ में गुस्से में आकर रमेश उसे कहता है चिट्ठी बाबू के तुम यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ सभी लोग वार्ड मेंबर का जो नामांकन भरा था वो सब लेने जा रहे होते हैं और जब रमेश उनसे पूछता है तो वह बताते हैं कि तुम्हारे भाई चिट्ठी बाबू ने प्रेसिडेंट से पैसे लिए हैं। यह सुनते ही रमेश घर पे आता है और वह चिट्ठी बाबू से पूछता है क्या तुमने पैसे लिए, लेकिन वह मना करता है। जब वह अपने गले पर कटार रख देता है तो वह कहते हैं हाँ मैंने पैसे ले लिए। इसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है। वह कहता है मैं गांव वालों की मदद करना चाहता हूं लेकिन तुमने प्रेसिडेंट से पैसे लेकर गलती की। इसकी वजह से उसके पापा भी गुस्से में आ जाते और वह कहते हैं कि घर छोड़कर चले जाओ बहरे कहीं के। यह सुनते ही वह वहां से चला जाता है, सीधा प्रेसिडेंट के घर पर पहुंचता है और वहां पर खोदने लग जाता है। वहां से पैसों की गठरी निकालता है और वह प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और वह उसे उसके जो रुपए होते हैं वह वापस दे देता है। और वो प्रेसिडेंट से कहता है कि तुमने बहुत सारे आदमियों को मरवाया होगा लेकिन मेरे भाई के बारे में सोचना भी मत क्योंकि मैं उसके सामने खड़ा हूँ और तुम्हें मुझसे टकराना होगा। यह पूरी तरह से वार्निंग दे देता है। दूसरी तरफ हमें महालक्ष्मी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी शादी हो रही होती है और उसके पास वह पहुँचता है और वह कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, वह उसके बिना नहीं रह सकता और वह कहता है कि जब तक मैं मेरे भाई को बचा नहीं लेता तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनते ही
हमें महालक्ष्मी को दिखाया जाता है जो शादी से खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें शेरू नायडू को दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट के पास आकर कहता है कि गांव वाले सब रमेश की ही बात कर रहे होते हैं, और इसी बात से गुस्सा होकर प्रेसिडेंट उसे वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चिट्ठी बाबू घर पर पहुंचते हैं और वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहू लेकर आया हूं और वह मेरे लिए खाना लेकर आई है। सभी घर वाले उसे दरवाजे से खड़े होकर देख रहे होते हैं। जब चिट्ठी बाबू को वो खाना परोस रही होती है तभी उसकी बहन, उसके पिताजी, उसके भाई सभी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी एक साथ में खाना खाते हैं और सब खुश रहते हैं। दूसरी तरफ नाच गाना होता है और उसका दोस्त मैसा कहता है कि मैंने गांव में कुछ नए आदमियों को देखा था। यह सुनते ही चिट्ठी बाबू और मैसा वहां पर पहुंचते हैं। अचानक से वो आदमी उनसे बात करते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ रमेश को दिखाया जाता है जो जंगल से गुजर रहा होता है और तभी अचानक से बहुत सारे आदमी वहां पर आ जाते हैं और वह उस पर अटैक करने लग जाते हैं और उसे बुरी तरह से पैर काट देते हैं और वह भाग नहीं सकता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चिट्ठी बाबू वहां पर जंगल में आ जाता है और वह अपने भाई को ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। इसकी वजह से वह उसे देख नहीं पाता। उसका भाई जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन वह सुन नहीं सकता। लेकिन अचानक से वह अपने भाई को देख लेता है और वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं उन पर अटैक कर देता है। वह धीरे धीरे करके सभी को मारने लग जाता है और वो सभी को मार देता है और रमेश को यानी अपने भाई को बचाकर वह वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। दोनों भाई रास्ते में आकर बातें करते करते हुए आते हैं और उसका भाई उसे सॉरी कहता है और एक जगह दुकान पे आकर वह अपने भाई को टेबल पर बिठाकर दुकान पर जाने की बात करता है। तभी उसका भाई कहता है कि सॉरी, और हमें चिट्ठी बाबू को दिखाया जाता है जो वहाँ पर हल्दी लेने के लिए पहुँचता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह वहाँ पर हल्दी ले रहा होता है कि उसके भाई के पास एक आदमी आता है और वह अचानक से उस पर अटैक कर देता है। जब वह अपने भाई के पास पहुँचता है तो तब तक उसका गला कट चुका होता है और वह कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन चिट्ठी बाबू को कुछ सुनाई नहीं देता। इसकी वजह से वह कुछ सुन नहीं पाता और उसका भाई आखिर में उसे कुछ कहता है और वह वहीं पर मर जाता है। यह सुनते ही वह पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है और वह उसकी लाश को लेकर वह गांव में आता है। सुबह सुबह गांव वाले यह देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसी दिन इलेक्शन होने वाला होता है। उसकी माँ आरती लेकर आ रही होती है और वह देखते ही अपने बेटे की लाश देखते ही पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है और सभी पूरा गांव वहां पर रोने लग जाता है क्योंकि सब उसे पसंद करते हैं। और अचानक से हमें चिट्ठी बाबू को दिखाया जाता है गुस्से में आकर वह वहां से निकलता है और सीधे प्रेसिडेंट के घर पर पहुंचता है और गांव की पूरी पब्लिक प्रेसिडेंट के घर पर पहुंचते। सभी गुस्से में आकर तोड़ फोड़ करते हैं और वहां पर पूरी तरह से प्रेसिडेंट घर को बर्बाद कर देते हैं। पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें कहीं पर नहीं मिलता। और इसी के साथ में हमें रमेश की शव यात्रा को दिखाया जाता है जो पूरे धूमधाम से निकाली जाती है लेकिन सब इमोशनल होते हैं। इसी के साथ में हमें चिट्ठी बाबू को दिखाया जाता है जो जमीन आसमान एक कर देता है। प्रेसिडेंट को हर जगह पर ढूंढता है लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। और इसी के साथ में प्रेसिडेंट हमें रंगम्मा चाची को बनाते हुए दिखाया जाता है क्योंकि वह भी बहुत ही अच्छी इंसान होती है और उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। दूसरी तरफ मंदिर में पूजा होती है और सभी वहाँ पर नाच रहे होते हैं और तभी वह नारायणा करके लिप्स पढ़ता है और तभी उसे याद आता है कि मरने से पहले उसके भाई ने नारायणा कहा था। यह सुनते ही वह गुस्से में आ जाता है और उसे पता चलता है कि नारायणा कौन है और वह दक्षिणामूर्ति के ऑफिस में कॉल करता है और वह बताते कि वह मंदिर गए हैं। और इसी के साथ में वो भागते हुए मंदिर पहुंचता है और वह कहानी प्रेजेंट में आती है। जब उसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में उससे मिलने आते हैं और घर आने के लिए कहते हैं, वह कहता है कि मैं जब तक दक्षिणामूर्ति को ठीक नहीं करता तब तक नहीं आऊँगा। और इसी के साथ में दक्षिणामूर्ति को 2 साल के बाद होश में आ जाता है और वह कोमा से बाहर निकलते हैं। दक्षिणामूर्ति की पूरी फैमिली वहाँ पर आती है और वह सब ठीक होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर चिट्ठी बाबू को कहता है कि यह तुम्हारे विश्वास के कारण हुआ है कि आज वह ठीक है। और 2 महीने बाद वह पूरी तरह से ठीक होते हैं और हाई कमांड से उन्हें एमएलए बनाने वाले होते हैं और वह चिट्ठी बाबू और उसकी वाइफ उससे मिलने आते हैं। दक्षिणामूर्ति चिट्ठी बाबू से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वह कहता है कि सर मुझसे तो आपसे बात करनी है। और वह कहता है कि मैंने प्रेसिडेंट को बहुत ढूंढा क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा था, तो एक दिन मुझे प्रेसिडेंट मिल गया। वह उसी जंगल में छुपा हुआ था जहाँ से मैं हमेशा गुजरता रहता हूँ। और जब वह मुझे मिला तो मैंने उसे बुरी तरह से मारा और मरते वक्त मैंने उसके होठ पड़े, लेकिन कभी भी मेरे भाई ने जो मरते वक्त कहा था वो होठ
यानी वो आवाज़ मैच नहीं हुई। मैंने प्रेसिडेंट को बुरी तरह से पीटा लेकिन वह कुछ नहीं बोला। बताइए ना सर, आपने ऐसा क्यों किया? और दक्षिणामूर्ति गुस्से में वह कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? और वह कहता है कि मेरे भाई ने मरते हुए नारायणा कहा था, और नारायणा पता है कौन है? यह सुनते ही दक्षिणामूर्ति का चेहरा उतरने लग जाता है और चिट्टी बाबू बताता है कि मैं पूजा में था, यानी मंदिर में था, सभी लोग वहाँ नारायणा नारायणा कह रहे थे और तभी उसी लिप्स यानी होठ मैच हो गए और नारायणा मेरे कान में पड़ा था। जब स्टेज में वो आदमी आया था वही आदमी नारायणा था। मैंने उस आदमी को ढूंढकर उसे बुरी तरह से मारा। उसने बताया कि आपने ये कहा क्योंकि आपकी जो बेटी थी पद्मा, वो मेरे भाई से प्यार करती थी और इसी वजह से तुमने मेरे भाई को मरवाया। यह कहते ही दक्षिणामूर्ति पूरी तरह से गुस्से में आ जाता और वह कहते कि हाँ, मैंने तुम्हारे भाई को मरवाया क्योंकि तुम जैसे घटिया छोटे लोग, मेरे दामाद बनने का सपना देख रहा था तुम्हारा भाई। यह कहते ही वह पूरी सच्चाई बाहर आ जाती है और इसी के साथ में चिट्टी बाबू अपने थैले से धारियाँ निकालता है और वह दक्षिणामूर्ति के गर्दन पर रख देता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें अब मारूंगा, क्योंकि मैं चाहता तो पहले भी मार देता, लेकिन मेरा बदला कैसे पूरा होता, क्योंकि तुम्हें भी पता चलना चाहिए ना कि मौत का डर क्या होता है। यह कहते ही वह दक्षिणामूर्ति का गला काट देता है और इसी के साथ वह पीछे के दरवाजे से सीढ़ियों से होकर वह निकल आता है। दूसरी तरफ हमें उसकी लाश को दिखाया जाता है जहाँ पर वह पड़ी रही होती है और वह अपनी बीवी के पास, महालक्ष्मी के पास आता है और वह वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ मूवी एंड होती है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू।